सभी को नमस्कार है। हम लोग बात कर रहे हैं इस चैनल पर बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 पर जिसका नाम है सुव्यवस्थित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हम लोगों ने बात की थी इच्छा वाले चैप्टर में 6 मूलभूत नियमों के बारे में जिसको हमें फॉलो करना है। अब हम आ गए हैं कि किस तरीके से प्लानिंग को डिजाइन किया जाए। अगर आप चैप्टर नंबर 2 नहीं सुने हैं आप उसको प्लीज़ जा करके सुने, उसके बाद इस चैप्टर को सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि पूरा चीज़ आपको यहाँ पर एक ही ऑडियो में पूरा का पूरा प्रॉपर मिले। तो समझते हैं कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो भी इनकम, जो भी अमाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पर यह समझने का प्रयास करें कि किस तरीके काम आपको करना पड़ेगा, यानी आपको प्लानिंग क्या होगी और किस तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा आपको, यानी कि आपकी कोर टीम कैसी होगी। जो भी आपकी कोर टीम होगी सबसे पहले तत्काल वैसी टीम बनाने की कोशिश करें। वो आपके नोन हो सकते हैं, आपके अननोन हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले उनसे मिलना चाहिए। दूसरी बात कि आपने जो भी आपके टीम में लोग हैं अब ये डिसाइड करें कि आप उन्हें बदले में क्या देंगे, क्योंकि किसी भी काम में अगर आप सामने वालों को आप पे नहीं करते हैं तो लंबा टाइम आपके साथ नहीं चलेगा। अब ज़रूर नहीं कि आप पैसे का फॉर्मेट पे पे करें, किसी भी फॉर्मेट पे आप पे करना चाहते हैं और उनकी भी रजामंदी सामने वाले की है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। किसी को भी फ्री में कभी भी कनेक्ट ना करें अपने टीम में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि आपको जो भी टीम के लोग हैं उनसे कम से कम वीक में 2 बार ज़रूर मिलें जिनके साथ आप काम शुरू करना चाहते हैं, और उससे ज़्यादा मिल सकते हैं तो और बेहतर है। और मिल करके प्लानिंग को डिजाइन करें पॉइंट टू पॉइंट। चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके टीम में जितने भी लोग हैं उनसे आपका रिलेशनशिप बहुत ही आदर्श होना चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के बीच में कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा होगा तो ही आपकी टीम स्ट्रांग बनेगी। और आपको 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए पूरे टीम बनाते समय और अपने टारगेट को लिखते समय, प्लानिंग करते समय। सबसे पहला ये कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपके प्लानिंग में। अब इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार होता है कि ऐसा कैसे होगा कि पहली बार हम प्लानिंग करें और पूरा परफेक्ट बन जाए, कुछ ना कुछ कमी तो रह जाएगी। तो उस कमी की बात हो रही है जिस कमी के बारे में आपको नॉलेज है। जैसे एग्जाम्पल है, आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया और आप बोले कि इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे सोशल मीडिया से। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको समझना होगा कि आप इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो तो नहीं हो। कि आपकी टीम में कोई ऐसा है जो इन्फ्लुएंसर है, जिसके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं तो नहीं है। तो क्या आप किसी दूसरे क्रिएटर को पे करने की कैपेसिटी रखते हो जिसके फॉलोवर अच्छे खासे हैं तो नहीं है। तो जब ऐसा है ही नहीं, फिर आपको प्लान का हिस्सा है कि आप मार्केटिंग कराओगे सोशल मीडिया से, तो कैसे होगा। इसी की बात हो रही है कि एक लूप होल है, यही एक त्रुटि है। इस तरीके से बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कुछ बिजनेस लोग करते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन को गैप कर देंगे या ट्रांसपोर्टेशन का बजट ही नहीं मैनेज करते हैं और बोलेंगे प्लान हमारा फिक्स है। तो त्रुटिहीन यानी कि कोई उसमें मिस्टेक ना हो का मतलब यही है कि जितना आपका और आपकी टीम का माइंड चल रहा है, एक एक लाइन पूरा क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से कैसे क्या होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दूसरा क्या करना है कि आपकी टीम में कैसे लोग जुड़ रहे हैं, उनकी स्किल क्या है, उसके हिसाब से उनको यूज करना है। यूज करने का मतलब उनको काम देना है। जैसे कोई टेक का व्यक्ति है तो उससे टेक का काम कराइए, उससे सेल्स मत कराने लगिए। कोई सेल्स का व्यक्ति है तो उससे आप ऑफिस मैनेजमेंट मत कराइए, उससे सेल्स का ही काम कराइए। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की टीम आपकी है और कैसे उसको आप यूज करते हैं। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको अपने बिजनेस को, व्यापार को बड़ा करना है तो आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। आप स्टार्टिंग कर सकते हो सिंगल, अकेले 2 लोग मिल करके, नो प्रॉब्लम। बट अगर बड़ा करना है तो आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी और टीम को हमेशा मैनेज करना आपको आना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी आपको सोचना चाहिए। अब इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि अगर प्लान बी रहेगा तो प्लान ए में काम कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों का आप सुने होंगे कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, तभी तो प्लान ए में पूरा फोकस रहेगा, अदरवाइज प्लान बी पे फोकस रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, प्लान बी का मतलब सिर्फ ये हुआ कि ए फेल हुआ तो हम बी को ढूंढ लेंगे। इतनी कैपेसिटी आपका रहे, इतना ब्रेन आपका एक्टिवेट रहे। ऐसा ना हो कोई आपने प्लान बनाया, वो फेल हो गया, फिर आप सो गए। प्लान फेल कभी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है जो आप पूरा नहीं कर पाते। फर्स्ट प्लान आपने बनाया वो फेल हो गया,
तो उसमें सर्च कीजिए क्या प्रॉब्लम रह गई, क्या ये हमारे कैपेसिटी के बाहर थी, क्या बहुत ज़्यादा इसमें खर्चे आ रहे थे, बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत थी, कुछ भी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कैपेसिटी है, जो आपके पास टीम है, उसके हिसाब से दूसरा प्लान बनाए, दूसरा फेल तो तीसरा बनाए, तीसरा फेल तो चौथा बनाए। क्योंकि इस तरीके से करते 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 हम किसी न किसी सही प्लेस पर पहुंच जाएंगे जहां से हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। ऑथर कहते हैं कि कोई भी आदमी तब तक नहीं हार सकता जब तक कि वह मैदान छोड़कर न भाग जाए। हेनरी फोर्ड बहुत ही सक्सेसफुल होने के बाद फेल हुए और उन्होंने रास्ता दूसरा चूज किया। थॉमस एल्वा एडिसन बहुत बार फेल हुए, उन्होंने भी अपना रास्ता बदला और शुरू किया। हम अभी रियल लाइफ में आते हैं। नैनो जब लॉन्च किया गया था तो एक तरीके से पूरी तरीके से फेल हो गया। रतन टाटा इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपने उस काम में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर से रिबैक किया। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे लाइफ में पड़े हुए हैं, आप रियल लाइफ में देख सकते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। कहने का मतलब यह है कि प्लान अगर आपका कैंसिल होता है, नहीं होता, तो प्लान भी आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऑथर ने भी बोला कि आप तब तक नहीं हारते जब तक मैदान छोड़ के नहीं भाग जाते। और उनका कहना है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अगर आप प्रयास करना छोड़ देते हैं, यानी आपका लग रहा है कि हाँ काम पूरा प्रोसेस में हमारा चल रहा है, टारगेट तक हम जा सकते हैं, लेकिन आप पहले ही उस काम को छोड़ देते हैं, तो उन्होंने वर्ड किया भगोड़ा, कि ऐसे लोग भगोड़े होते हैं और भगोड़े कभी विजयी नहीं हो सकते। उनका कहना है कि इस लाइन को आप लिख लें और उसे रोज पढ़ें, एक कागज़ पर लिख लें। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने टीम में ऐसे लोगों को हमेशा चुनें जो फेल हो जाने पर उसको बहुत सीरियसली ना ले लें, डीमोटिवेट ना हो जाए। हमेशा मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति के साथ अपना टीम बनाएं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है, बिना फाइनेंस के स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। ये बहुत ही रॉन्ग सिचुएशन है, ये बहुत ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मनी होती है, जो प्रॉस्पेरिटी होती है, उसमें कुछ क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? कि वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो सुन सकता है। और जब आप इसकी प्रबल इच्छा अपने मन में रखते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी आपको सुनती है और आपको फॉलो करते हुए आपके पास चली आती है। यहाँ बात की जा रही है कि आप जिस भी व्यापार के बारे में काम करना चाहते हैं, जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें आप लीडर बनना चाहते हैं या फॉलोअर बनना चाहते हैं। दो तरह की क्वालिटी होती है लोगों में, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लीडर बनोगे या फॉलोअर बनोगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉलोअर बनते हैं तो इंसल्ट वाली बात है, लेकिन ऐसा ये भी है कि आप अगर फॉलोअर बनते हैं तो जो लीडर्स को फैसिलिटी मिलती है, जो लीडर्स को प्रॉफिट हो सकता है, उतना प्रॉफिट आप नहीं कर सकते। लेकिन जो बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया, वो पहले किसी न किसी के फॉलोअर ही बने। फॉलोअर बनने में एक फ़ायदा ये है कि आपको लर्निंग बहुत प्रोसेस तेज से मिलती है, लेकिन आपको समझदार फॉलोअर बनना पड़ेगा। और अगर आप समझदार फॉलोअर हैं तो आपको लीडर बनने की जो जर्नी होगी वो बहुत ही फास्ट होगी, बहुत ही परफेक्ट होगी। अब यहाँ पर ऑथर कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी एक व्यक्ति में होना चाहिए जिससे कि वो लीडर बन सकता है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है लीडरशिप की, बात हो रही है अपने बिजनेस को स्ट्रांग बनाने की। तो हम आते हैं और एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। प्रमुख क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहला कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। यह साहस यानी कॉन्फिडेंस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। यानी कि कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं होना चाहिए हवा हवाई, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने काम को कितना आपका पकड़ है उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा होगा तो ही आपको टीम के लोग आपको फॉलो करेंगे। सेकंड है आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी टीम को कभी भी संभाल नहीं सकता। और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, आपकी टीम आपको देख रही है, तो आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा आपके अंदर होना चाहिए। आपको दूसरों पर जजमेंट आपका सही होना चाहिए अपनी टीम पर। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जब तक आपका जजमेंट का जो नेचर है वो सही नहीं होगा, वो कल्चर आपका सही नहीं होगा, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है और किस तरीके से क्या मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय की निश्चितता, यानी कि आप जो भी निर्णय ले रहे हो वो कंफर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर मिनट, हर एक दिन, हर 2 दिन पर आपका प्लान चेंज हो रहा है, तो नहीं, इसको ना ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं। कन्फर्मेशन होना चाहिए कि आप किस तरीके का क्या निर्णय ले रहे हैं। प्लानिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि जो भी आप स्टेप ले रहे हैं पहले बहुत ही निरीक्षण कीजिए, टीम के साथ बैठिए और प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर प्लानिंग बार बार चेंज होगा और आपकी टीम में कोई अच्छा पर्सन है जिसका लीडरशिप की क्वालिटी है, वो 100% आपको छोड़ के चला जाएगा। सो आपको बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए अपने डिसीजंस पर।
जितना मिले उससे ज़्यादा देने की आदत। यानी कि अगर ये एक इंटरव्यू भी हुआ था रोहित शेट्टी जी का, अगर आपने देखा होगा लेटेस्ट, उन्होंने यही कहा था कि जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है, अगर वो 100 रुपीज़ उसको पेमेंट मिल रही है तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि 1000 का वो काम करके दे। और वही चीज़ यहाँ रिपीट की जा रही है कि जितना आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा आप अपनी टीम के लिए करने के लिए एक्साइटेड हैं, तब जाकर के टीम आपके साथ रुकी रहेगी और आपका जो काम है वो भी काफ़ी एक्सपेंड करेगा। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी हैप्पीनेस होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार में या किसी भी काम में अप एंड डाउन होता है, तो पर्सनालिटी आपकी हैप्पी होगी तो टीम आपके साथ कनेक्टेड रहेगी। समझ होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, यानी आपकी टीम में अलग अलग टास्क लोगों को मिला है तो सबको अलग अलग प्रॉब्लम होगी, तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि ऐसे कंडीशन में अपनी टीम को संभाल के रख सकें। विवरण की कुशलता, यानी कि विवरण का मतलब क्या, डिटेलिंग। जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी डिटेल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको इंटरनेट की हेल्प लेना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको डिटेलिंग ज़रूरी है, क्योंकि आपकी टीम कुछ क्वेश्चन पूछेगी, आपके पास कुछ भी पता नहीं होगा तो वो टीम वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। आप बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखे होंगे जो कैप्टन होते हैं वो जब भी अगर मैच हार जाते हैं पूरे डिसीजन अपने ऊपर ले लेते हैं, पूरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे वजह से हुआ, और जब वो दिए जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम के ऊपर डाल देते हैं। तो ये बहुत ही शानदार एक क्वालिटी होती है लीडर की कि अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, अगर कुछ बेहतर हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप में। और सहयोग, यानी कि हेल्प, किस तरीके से किसका आपको हेल्प करना है। बहुत सारे लोगों को आपको इमोशनल हेल्प करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को अलग तरीके के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो बात ऐसे नहीं कि आप हेल्प कर ही दो, बात ऐसे है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए हेल्पिंग नेचर की, कि आपको टीम को पता हो कि अगर कोई दिक्कत हुआ और अगर आप कैपेसिटी है आपके अंदर तो आप उसका हेल्प ज़रूर करोगे। ये सारी क्वालिटी अगर आपके अंदर होता है, हम लोग 11 पॉइंट की बात किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल और रियल लाइफ में भी ऐसा देखने को मिला है। अगर ऐसा है तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1, जहाँ हमने बात किया लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। अब आगे की हम बात करेंगे इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।